वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं सॉल्यूशन के डे 4 में। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। 3 अलग अलग वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि मोलैरिटी, आपको नॉर्मलिटी और आपको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के बारे में बताया, और उसके मैंने आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। तो आज फिर एक बार, जैसा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल बताने से पहले एक क्लास कराया था कि पहले मैं बेसिक्स आपको समझाऊंगा, फिर उसके अगले दिन उसी टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो आज भी फिर कुछ वैसा ही क्लास है। आज मैं वेरियस और कुछ नया नया फार्मूला आपके सामने लाने वाला हूं, और उन फार्मूला के थ्रू जो भी क्वेश्चंस होंगे या उन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही आगे बढ़ेगा, पिछले क्लास से ही आगे चलेगा। तो सबसे पहले आज मैं उसी में कुछ और टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, जैसे हाउ टू कन्वर्ट ग्राम पर लीटर इनटू मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ये हमारा आज पहला टॉपिक होने वाला है। मतलब कैसे हम ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को मोलरिटी में एक्सप्रेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, और नॉर्मलिटी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स, किसी भी डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर कैसे बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए। ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन ये समझाना चाहते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा है 20 ग्राम पर लीटर NaOH एक्वस। इसका क्या मतलब है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर कहीं पर ये पूछे कि कितना मोल पर लीटर NaOH एक्वस होगा, मतलब कि अगर 20 ग्राम पर लीटर NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, उसी 20 ग्राम पर लीटर को अगर ये पूछा जाए हाउ मच मोल इन पर लीटर होगा, मतलब आप समझ रहे हो ये ग्राम पर लीटर है और ये मोलरिटी है, तो ग्राम पर लीटर से मोलरिटी में कन्वर्ट करना। मोल पर लीटर का क्या मतलब होता है, हाउ मच मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप देखिए कि इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। इन दोनों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो ग्राम में है, मतलब उसका मास है, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा मोल में है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह सॉल्यूट के मास को सिर्फ मोल में कन्वर्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ग्राम पर लीटर से बन जाएगा मोल पर लीटर, क्योंकि बाकी एरिया तो सेम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे किससे डिवाइड कर देना चाहिए, याद कीजिए, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस किस बात का है कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है, और यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है वो मोल्स में है, बाकी सब कुछ सेम। इसलिए अगर हमें मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का जो भी वैल्यू है उसे हम सिर्फ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि यहाँ पर सॉल्यूट ग्राम में आता है और मोल पर लीटर वाले में मोल्स में आता है। तो हमने ग्राम को सिर्फ मोल में कन्वर्ट करने का सोचा, तो इन दोनों में ग्राम को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमें मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे ही हम ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलरिटी में, मतलब मोल पर लीटर में। ठीक ऐसे ही अगर आप नॉर्मलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हाउ मच
equivalent of NaOH, how much equivalent of NaOH, आप यहाँ से देखें, how much equivalent of NaOH, बाकी सब कुछ सेम, dissolve in 1 liter of solution, बाकी सब कुछ फिर से सेम। तो बस हमें क्या करना है, मास को इस बार किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट में। मास ऑफ द सब्सटेंस को, मास ऑफ द सॉल्यूट को किस टर्म्स में लेके जाना है, इक्विवेलेंट में। और अगर आपने पिछला 2 वीडियो किया है तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, टू कन्वर्ट मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ ए सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट, वी हैव टू डिवाइड द सॉल्यूट या द वैल्यू, मास जो भी दिया हो उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से, है ना। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना नहीं निकालना वो सब तो पहले पढ़ाया जा चुका है। तो अगर हम ग्राम पर लीटर को नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ग्राम पर लीटर से इक्विवेलेंट पर लीटर में आना चाहते हैं, तो हमें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने मोलर मास से किया वैसे हमें करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक से समझ लीजिए, ग्राम पर लीटर को अगर इक्विवेलेंट पर लीटर बनाना हो तो क्या करना है, ग्राम पर लीटर को अगर इक्विवेलेंट पर लीटर बनाना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करना है। ग्राम पर लीटर को अगर मोल पर लीटर बनाना हो, क्या बनाना हो, मोल पर लीटर बनाना हो तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, मोलर मास से। तो आप बहुत सिंपली याद रख सकते हो कि ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर बनाना है तो हमें मोल बनाने वाला फंडा लगाना है, मतलब मोलर मास से डिवाइड करना है। ग्राम पर लीटर से अगर इक्विवेलेंट पर लीटर बनाना है तो हमें इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने वाला रूल लगाना है, मतलब मास को। जैसे आप देखो ना, सॉल्यूट को तो क्या कर सकते हो, सॉल्यूट को हम ग्राम में लिख सकते हैं, हम मोल में लिख सकते हैं, हम इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, बस यही चक्कर है। ग्राम को मोल बना दिया तो ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर बन गया, ग्राम को इक्विवेलेंट बना दिया तो ग्राम पर लीटर से इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। तो ये तरीका है हाउ टू कन्वर्ट ग्राम पर लीटर इनटू मोलरिटी, ग्राम पर लीटर इनटू नॉर्मेलिटी। अब कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आप मोल पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर में बदलेंगे, मतलब मोलरिटी इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू मोलरिटी, तब क्या करना पड़ेगा। इस दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इसी दोनों से हम अभी एक नया रिजल्ट बनाने वाले हैं और उसका यूटिलाइज करके हम मोलरिटी को नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और इस सबको एक बार नोट कीजिए। कर लिया आपने। एक फॉर्मूला आपको अभी बताता हूँ। यहीं से बनेगा वो फॉर्मूला। देखिए, यहां से मैं निकाल रहा हूं कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा। इससे ये नीचे ये यहाँ पर आएगा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये लेफ्ट में आएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब तो आप समझ रहे होंगे कि ये भी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का वैल्यू और ये भी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का वैल्यू। तो ग्राम पर ये अगर इक्वेशन 1 बनाए, इसको इक्वेशन 2 बनाए, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ
सोल्यूट। ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को मोलरिटी से नॉर्मेलिटी में बदलना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। अगर इन सब में से 3 चीज़ें आपको मालूम हो तो कोई भी चौथी चीज़ जो मिसिंग है वो निकल जाएगी बहुत आसानी से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है 20 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स ऑफ NaOH। भाई मोलरिटी बनाना होगा तो आप सिर्फ मोलर मास से डिवाइड कर दो, है ना। काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन आप इस पे ले सकते हो, बना सकते हो कि आपको अगर पिछले क्वेश्चन में ही कहा कि आपने जिसका ग्राम पर लीटर निकाला था उसको मोल पर लीटर बनाओ, तो आप उसको मोल्स बना लो, ठीक है। कैसे? मोलर मास से डिवाइड करके, वेरी सिंपल, है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ आगे बातें करेंगे, कुछ नया नया फॉर्मूला देखने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट? वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला लेके आ रहे हैं और हम इसको टाइप 2 लिख दे रहे हैं। अभी तक जितना कर रहे थे सब टाइप 1 में था, टाइप 1 में और भी है, वो भी दिखा देंगे थोड़ा तुमको, लेकिन टाइप 2 लेके आ रहे हैं क्योंकि अब मेन फार्मूला है। फिर यहाँ पे क्लास 11 का एक टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले नंबर पे लिखने जा रहे हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब है? परसेंटेज बाय मास में हमें मास परसेंटेज निकालना है किसी भी कंपोनेंट का। आपको याद होगा सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अपना सॉल्यूट और एक होता है अपना सॉल्वेंट। तो किसी का भी अगर आपको मास परसेंटेज निकालना हो सॉल्यूशन के अंदर तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे जिसमें से आपको मास परसेंटेज मालूम करना होगा उसका मास आप नीचे रखेंगे और जिसका मास परसेंटेज मालूम करना होगा उसे कहाँ रखा जाएगा? उसके मास के ऊपर। और जैसा कि आपको मालूम है परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला मास ऑफ कंपोनेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लिखा तो आप समझ जाएंगे इट में बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट में, किसी का भी मास परसेंटेज पूछा जा सकता है। और किस में से निकालना है? सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रहे ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए, और इनटू क्या कर देंगे हम? 100। ये हो गया अपना मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ये क्लास 11 में भी था। किसी भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंटेज में, जैसे एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट का नंबर, तो जितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो नीचे रखा जाएगा, जितना मार्क्स आया है उसको ऊपर रखा जाएगा, और इनटू में क्या कर देंगे? 100, ताकि मार्क्स का परसेंटेज मालूम हो जाए मार्क्स का। जैसे मार्क्स का परसेंटेज मालूम होता है, नंबर का परसेंटेज मालूम होता है, वैसे ही परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट 2 होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन सारे टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल दिखाएंगे अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला समझना है, याद करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, मोलालिटी जिसे हम कहते हैं, मोलालिटी, और शॉर्ट में हम कहते हैं इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसको जैसे वहाँ मोल पर लीटर था, इक्विवेलेंट पर लीटर था, वैसे यहाँ है मोल पर केजी। क्या है? मोल पर केजी। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूट इन मोल बाय सॉल्वेंट इन केजी। बड़ा ध्यान से देखना इस बार कि अब मैं जितने भी फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ
उसमें मैं मास लिख रहा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप हो गया, इसलिए इसका नाम दे दिया टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 बोल के कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए अलग अलग कर दिए, थोड़ा सा याद रहेगा। मोल पर केजी एकमात्र फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला, मोलालिटी, सिंगल फॉर्मूला जिसमें नीचे कौन रहता है, सॉल्वेंट रहता है। याद रखना, जैसे अगर कोई पूछे डिफाइन मोलालिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रिपीट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिसॉल्व्ड इन per kg of solvent is called molality of the solution। अब अगर मास दिया है, कैसे मोल बनाना है, वो सब पहले बताया जा चुका है, वो दोबारा नहीं करने वाले। पिछला वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मोलालिटी बड़ा ही फेमस है, इन शॉर्ट आप स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, भाई देखो तुम लोग फ्रैक्शन जरूर जानते होगे। फ्रैक्शन होता है भिन्न, उसको कहते हैं हिंदी में भिन्न, जो a/b के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन है ये। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें मान लो कि हमने क्या किया, मार्केट गए और हमने बनाना ले लिया 4 और हमने एप्पल ले लिया 5, तो बोलेगा कि बनाना का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, तो नीचे रखेंगे 4 + 5 जितना हम टोटल लेके आए हैं, और बनाना का फ्रैक्शन पूछा है तो बनाना के नंबर्स को कहाँ रख देंगे, ऊपर, तो हो जाएगा 4/9, मतलब टोटल 9 में से 4 क्या है, बनाना। वैसे यहाँ पर होगा 5/4 + 5, मतलब 5/9, टोटल 9 है, उसमें से 5 क्या है, एप्पल। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे जितने भी तरह की चीज़ें होंगी सबको रख दो, और ऊपर किसको रखो, जिसका आपको फ्रैक्शन निकालने को कहा गया। तो आप यहाँ देखो कि ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन किसका फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, मतलब ऊपर भी मोल रहेगा, नीचे भी मोल रहेगा, क्योंकि आप फ्रैक्शन किसका, यहाँ किसका निकाल रहे थे, नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ एप्पल, यहाँ किसका बनाएंगे, मोल का। तो मोल का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में एक बात तो क्लियर है कि नीचे सब रहेगा, सबको सम करना होगा, और ऊपर जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको रखा जाएगा। मान लो कि जैसे A सॉल्यूट है और B मान लो सॉल्वेंट है, और कहा गया कि सॉल्यूट का बताओ मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का बताओ मोल फ्रैक्शन। तो देखो पहले मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा कैपिटल X लिखने का, और टेल में हमने लिखा A, अभी यहाँ सिर्फ X लिख रहे हैं, अब A के लिए लिखना है तो X ऑफ A, X के टेल में A लिख दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मोल तुम्हें मालूम होगा स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, तो जैसा कि हमने अभी सीखा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे सब रहेगा, जितने भी तरह के कंपोनेंट्स होंगे सबका सम। तो सबका किस बात का सम, यहाँ नंबर का निकाल रहे थे तो नंबर का सम, यहाँ मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो मोल का सम, मतलब यहाँ होगा नंबर ऑफ A, मतलब मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B। अब मान लो कोई कह रहा है कि सर यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें होती तो फिर नीचे सबका रखते, Na मोल्स ऑफ A + मोल्स ऑफ B + मोल्स ऑफ C, लेकिन ऊपर किसका रखते, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब तुम ये भी समझ गए होगे कि XB के लिए क्या फॉर्मूला होगा, NB/Na + NB। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे देखो ये 4/9 और 5/9 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, ऐड करके देखना, मतलब जब फ्रैक्शंस को जोड़ा जाता है ना तो नेट वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ गया कि XA और XB को जब भी जोड़ो क्या आएगा, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम ऐड करेंगे अभी तो कितना आएगा, 1। मान लो 3 होते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A + मोल फ्रैक्शन ऑफ B + मोल फ्रैक्शन ऑफ C सबको जोड़ते तो कितना आता, 1। फिलहाल तो 2 है, तो इन दोनों का ऐड करके 1 आया। तो मान लो
कि अगर कभी तुम्हें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तुमने किसी एक का कैलकुलेट कर लिया, सपोज हमने XA कैलकुलेट कर लिया, तो हम इस फॉर्मूला से XB डायरेक्ट निकाल लेंगे बिना दोबारा कैलकुलेशन किए। कैसे? XB के लिए क्या होगा? 1 माइनस एक्स ऑफ A, मतलब 1 में से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A को माइनस कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आई होप कि ये सारा फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी है एक दो और छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, लेकिन पहले परसेंटेज बाय मास क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा कंपोनेंट का, सब पे न्यूमेरिकल दिखाएंगे अगले क्लास में। जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम पहले चीज़ों को एक बार समझो, एलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर इस पर ही बेस्ड तुमको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। तब उस समय तुम्हें चीज़ें याद आएंगी तो ईजी लगेगा। अब एकदम से क्या होता है कि डिटेल भी, क्वेश्चन भी सब एक ही साथ कचड़ा हो जाएगा। तो इसको तुम पहले एक बार अपने पास नोट करो, लिखो, स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे और दो तीन छोटा मोटा चीज़ है वो बता देते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे अगले क्लास में चलेंगे। पहले इसको नोट करो। हो गया? चले आगे, इसको हटा देते हैं। अब आगे क्या है? आगे एक दो छोटा मोटा टॉपिक है, उसको भी बता ही देते हैं। अभी एक सेकंड, विंडो लगाने दो। अब हम लोगों का जो छोटा एक दो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिखा परसेंटेज बाय मास, इसको एक बार और लिख रहे हैं बताने के लिए हम कुछ। मास ऑफ कंपोनेंट बाय, कंपोनेंट मतलब मालूम है ना, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, PPH। PPH का मतलब हम कहना चाह रहे हैं पार्ट्स पर 100। ठीक है, पार्ट्स पर 100। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारे पास टॉपिक आने वाला उसका नाम है PPM। तो अब तुम समझ गए होगे क्या नाम होने वाला, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन समझते हो ना, 10⁶। सेम फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सेम। ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इन दोनों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि ये पर 100 में निकाला गया और ये पर मिलियन में निकाला गया। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? जब सॉल्यूशन बहुत ही क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट समझते हो? जब कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, या यूँ कहो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा कम होता है कंपैरेटिव टू सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, जैसे 1,00,000 ग्राम में 2 ग्राम हमने मिला दिया चीनी, 1,00,000 ग्राम वाटर लिया या सॉल्यूशन बनाना है, उसमें 2 ग्राम चीनी मिला दिया, 5 ग्राम चीनी मिला दिया, तो जो अमाउंट ऑफ शुगर है, जो सॉल्यूट है, उसका जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिव टू सॉल्यूशन बहुत कम है। इसलिए वहाँ पर हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। ये भी
तरीका है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का और कुछ नहीं है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया। और एक दो फार्मूला जैसे अभी हमने मास के बारे में लिखा तो देखना एक जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, अच्छा इसको एक और चीज़ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, इसी को एक और तरीके से लिखा हुआ देखा जाता है, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब सॉल्यूट का भी वेट और सॉल्यूट का भी वेट और सॉल्यूशन का भी वेट। ऐसे ही आप देखोगे आपको कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिखा हुआ मिलेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब समझ जाओ तुम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे ये फॉर्मूला है ना, बस ये मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम से। इसको किससे कर देंगे, वॉल्यूम से। तो उसको लिख के नहीं दिखा रहे, नोट्स तो दिए ही है, देख लेना एक बार। ये मास बाय मास, यहाँ मास है नीचे मास है, तो ये बोला वेट बाय वेट, इसे रिप्रेजेंट किया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ देखने को मिलता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मैंने ऊपर वेट नज़र आएगा मतलब मास नज़र आएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेसिकली मेडिसिन में जो भी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं, वो इसी हिसाब से कंसंट्रेशन लेवल उसका रहता है। तुम चेक करना, जो मेडिसिन का जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिप्स होगा उसके पीछे में लिखा होगा कि 50 वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा रहता है। तो ये भी कुछ तरीके हैं कंसंट्रेशन प्रेजेंट करने के। बस मैंने तुम्हें बताया कि इसको लिखा कैसे जाता है, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बताया और एक वेट बाय वॉल्यूम भी तुम्हें बताया। मोर ओवर एक और फॉर्मूला है, उसको तुम अपने बुक से जा करके पढ़ना कि जब कोई एक सॉल्यूशन ऐसा हो जिसकी मोलरिटी m1 हो, वॉल्यूम v1 हो और नंबर ऑफ मोल्स उसमें सॉल्यूट का n1 हो। अब ये बता दे रहे हैं, इसको तुम लोग बुक से एक बार पढ़ना कि अगर एक सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी m1 हो, वॉल्यूम v1 हो सॉल्यूशन की, और नंबर ऑफ जो सॉल्यूट हो, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो वो n1 हो, और दूसरा ऐसा ही एक सॉल्यूशन लें जिसकी मोलरिटी क्या हो, m2 हो, वॉल्यूम का हो, v2 हो और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, n2 हो, दूसरा सॉल्यूशन, तो इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए देखे जाते हैं। अब किस रिजल्ट को देखो और समझो, पहले की मोलरिटी m1, वॉल्यूम v1, नंबर ऑफ मोल्स n1, ठीक है, दूसरे की मोलरिटी m2, वॉल्यूम v2 सॉल्यूशन की, और n2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दूसरे वाले सॉल्यूशन का। जब मिक्स किया जाएगा तो फिर वो इस रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं, ठीक है। अब क्या रिलेशनशिप में है, किसको कहाँ रखना वो देखो, मोलरिटी कहाँ रखनी है, वॉल्यूम कहाँ रखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कहाँ रखना है, वो सब तुम देखो। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुमको आज बता दी, और जो भी चीज़ें आज मैंने तुमको बताई हैं इसी पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल हमें अगले क्लास में करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी, और तो कुछ कराना नहीं है आज, बस काफ़ी है इतना। अगले क्लास में इसी पर बेस्ड हम लोग वीडियो करेंगे। तब तक तुम लोग इन चीज़ों को पढ़ो, समझो और लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि जब क्वेश्चन बनाएं, जब अगले क्लास में क्वेश्चन बताएं तो तुम्हें फार्मूला मुझे दोबारा ना बताना पड़े, या फार्मूला तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें ईजी लगेगा थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।